Trainer, Dentist Wellness Club. So great morning, everyone. This is Yogesh Gupta, Commando Trainer and Corporate Trainer as well. आज के सेशन में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि लाइक हाउ टू क्लोज अ सेल, राइट? तो सबसे पहले तो सेल को समझने की जरूरत है, फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे, है ना? क्योंकि आपकी कन्विक्शन तभी बहुत ज्यादा होती है जब आप उस काम को करने के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, है ना? कि वो काम आपके लिए जरूरी क्यों है। देखिए, इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में, ये पूरी कायनात में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज सेल्स, माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्त, अगर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें तो सेल्स इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पूरी दुनिया की मूवमेंट सेल के ऊपर ही चलती है ना? आपके बिल्स सेल्स की वजह से ही पे होते हैं, आपके जो खर्चे हैं, आपके रेकरिंग्स, आपके एक्सपेंडिचर, आपके जो डिजायर्स हैं, जो ख्वाहिशें आप पूरी करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑफ कोर्स, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होती हैं जब आप सेल परफॉर्म करते हैं, है ना? क्योंकि सेल्स इज द ओनली थिंग दैट इज दैट मेक्स यू प्रॉफिट। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, सेल इज ओनली योर प्रॉफिट, रेस्ट ऑल आर एक्सपेंडिचर्स। जी हाँ, आप अपने जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो हर चीज से पैसे खर्च होते हैं, सिर्फ सेल एक ऐसी चीज है जिससे पैसे घर पे आते हैं, है ना? इसके अलावा बाकी कुछ भी करते हैं ना, तो पैसे खर्च ही होते हैं। वॉट इन माय डियर फ्रेंड्स, और अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ को एक अच्छी लाइफ में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो आपको सेल्स परफॉर्म करती रहनी पड़ती है ना? जितना ज्यादा आप सेल्स परफॉर्म करते हैं, उतनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है, उतनी ज्यादा आपके घर में पैसे आप लेकर आते हैं। तो अब सवाल ये है कि सेल्स अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो हर आदमी सेल्स कर क्यों नहीं पाता? जी हाँ दोस्त, दिक्कत यही है कि सबको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरी दुनिया इसी पे चल रही है, अगर सेल होनी बंद हो जाए तो पूरी दुनिया ही ठप पड़ जाएगी, है ना? बजाय इसके बहुत सारे लोगों को सेल्स क्लोज करने में दिक्कत आती है। व्हाट इज दिस क्लोजिंग ऑल अबाउट? क्लोजिंग का मतलब होता है सामने वाले के जेब से पैसे निकलना। अगर बहुत सिंपल सरल भाषा में इसे बताया जाए कि व्हाट इज क्लोजिंग, तो क्लोजिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई प्लान लेकर जाते हैं, जब आप उनको पिच करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, कमोडिटी के बारे में, तो ये सेल तब तक क्लोज नहीं होती जब तक वो सामने वाला उसे खरीद नहीं लेता है, सामने वाले की जेब से पैसे जब तक बाहर नहीं आ जाते, राइट? तो सेल का सिंपल क्लोजिंग होता है कि सामने वाले की जेब से पैसे आपको बाहर लेकर आने हैं, और जब ये पैसे आ जाते हैं तब आप उनको ये प्रोडक्ट बेच देते हैं, फिर ये सेल कंप्लीट हो जाती है, और फिर आपका जो भी रेमुनरेशन, आपका कमीशन, आपकी रेवेन्यू जो भी होती है वो जनरेट हो जाती है। सेलिंग इज बेसिकली अ स्किल। बेचना एक स्किल है जो हमें सीखनी पड़ती है ना? तो इसीलिए मैक्सिमम लोग सेल परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाते, बिकॉज इसके लिए आपको प्रोफेशनल होने की जरूरत है। जब आप एक स्किल में मास्टर हो जाते हैं ना, तो आप उस स्किल के प्रोफेशनल हो जाते हैं, और ये एक प्रोफेशनल वर्क है, इसे सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जनरली दुनिया में जब सेलिंग के लिए आते हैं तो वो प्रोफेशनल नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कोई कोर्स नहीं करी होती कि सेल कैसे किया जाए, क्लोज कैसे किया जाए। तो इसीलिए क्लोजिंग में मैक्सिमम लोगों को दिक्कतें आती हैं, है ना? दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं खरीदना और एक को हम कहते हैं बेचना। खरीदना एक नेचुरल टैलेंट है या नेचुरल आदत कह सकते हैं आप, क्योंकि हम सारे लोग कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं, खरीदने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेचना, माय डियर फ्रेंड, इज एन प्योर स्किल, और इस स्किल को आपको सीखनी पड़ती है। और बिना सीखे अगर सेल करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी क्लोजिंग में। आप अपना काम तो कर देते हैं, आपका काम है अपने प्रोडक्ट को दिखाना, अपने सर्विसेज को दिखाना, अपना प्लान दिखाना, ये आपके हिस्से का काम है, ये आप बखूबी कर देते हैं। लेकिन सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्टिव बायर है, उसके हिस्से का काम है कि उसको अग्री करना, पेमेंट करना, ये सामने वाले का काम है। और यहाँ पे लोग चूक जाते हैं, क्योंकि सामने वाले की जेब में आप हाथ डाल के पैसे नहीं निकाल सकते। हेलो, है ना? सामने वाला पैसे तभी देगा जब वो देना चाहेगा।
और उस सामने वाले के विचार को परिवर्तित करके उसे पैसे देने के लिए राजी करने को ही क्लोजिंग कहते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ क्लोजिंग, है ना। और ये मैनेजमेंट के अंदर आता है। आपको मैनेजमेंट की जरूरत है, तभी आप सामने वाले को राजी कर पाएंगे कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद ले या आपके सर्विसेज को खरीद ले या आपके प्लान में जुड़ जाए, है ना। इसे मैनेजमेंट का पार्ट है। और मैं हमेशा कहता हूं मैनेजमेंट एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आपको फिलिप कॉटलर को पढ़ने की जरूरत है, लेकिन फिलिप कॉटलर को पढ़ेंगे उससे अच्छा अगर आप हमारे अध्यात्म पे ध्यान देंगे ना, हमारे इंडियन स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देंगे, हमारे सारा ज्ञान यहीं से निकला हुआ है। आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट समझने के लिए फिलिप कॉटलर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे स्पिरिचुअल किताब, अगर आप मानस पढ़ लें फॉर एन एग्जाम्पल, तो सारा मैनेजमेंट का ज्ञान आपको मानस से ही मिल जाएगा। रामचरितमानस तुलसीदास की बात कर रहा हूँ, खैर वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं व्हाट इज मैनेजमेंट, पूरी दुनिया के किसी भी मैनेजमेंट के स्कूल में आपको ये डेफिनेशन नहीं मिलेगा जो मैं आज आपको दे रहा हूं। इसको आप गांठ बांध लीजिए। व्हाट इज मैनेजमेंट? सामने वाले इंसान को समझा बुझाकर उससे अपना काम निकाल लेना, दिस इज मैनेजमेंट। इससे सिंपल तरीके से मैनेजमेंट को पूरी दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आप चाहे हाउस मैनेजमेंट करते हो, होटल मैनेजमेंट करते हो, बिजनेस मैनेजमेंट करते हो, है ना, आपने एमबीए किया हुआ है, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हो, जिस संस्थान के साथ जुड़े हो, चाहे वो आपकी अपनी हो, चाहे आप वहां जॉब करते हो, उनको मैक्सिमम वैल्यू ऐड करके देना, मैक्सिमम सेल कन्वर्ट करके देना। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट ऑल अबाउट। तो मैनेजमेंट का सीधा सा काम है कि आप सामने वाले को समझा बुझा के कैसे भी करके उनसे अपना काम निकाल लें, दैट इज मैनेजमेंट। बाकी इसके ऊपर आप 3 साल का कोर्स कर सकते हैं, 4 साल का कोर्स कर सकते हैं, मोटा मोटा यही कहानी है मैनेजमेंट का। और सामने वाले को समझा बुझा के अल्टीमेट करना क्या है? सामने वाले को समझा बुझा के अपनी बेटी का शादी थोड़ी करना है उससे। सामने वाले को समझा बुझा के सेल कर दी, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, अपनी कमोडिटी, अपना प्लान उनको सेल करना है। ये मैनेजमेंट का पार्ट है सेल, और सेल की पार्ट है क्लोजिंग। सिंपल सा कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा आई गेस आपको। अब दिक्कत कहां पे आती है क्लोजिंग में? क्लोजिंग दो तरह की हो सकती है माय डियर फ्रेंड। एक, जिसमें सामने वाला आपसे प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा, जिसमें सामने वाला प्रश्न नहीं पूछ रहा, लेकिन अपने को तो सेल करनी है ना, कि आपने वहां समय दिया, आपने उनको टाइम दिया, इनवाइट किया, आपने उनको प्रेजेंटेशन दिखाया, अपने प्लान एंड प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो आपने तो इतना सारा टाइम खर्च किया। अब आपको इसका आउटपुट चाहिए। अब सामने वाला हिल नहीं रहा है, सामने वाला चुपचाप बैठा है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला कुछ क्वेश्चनिंग करे। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड। अगर सामने से प्रश्न आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा साइन है। बिकॉज अगर सामने वाला आपसे प्रश्न पूछता है, इसका मतलब वो भी इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके मन में कुछ क्वायरीज हैं, कुछ समस्याएं हैं या कुछ संदेह है उसके मन में। वो चाहता है कि वो संदेह, वो समस्याएं या वो प्रॉब्लम दूर कर दी जाए, तब वो सेल कंफर्म करने में आपकी मदद करेगा, वो डील क्लोज हो जाएगी। तो अगर प्रश्न आ रहे हैं तो इट इज गुड साइन। क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आदमी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना, तो उसके अंदर क्या चल रहा है ये जानना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। हम लोग अंतर्यामी तो है नहीं कि उसके मन में झांक लेंगे कि भाई अंदर क्या चल रहा है। अगर वो साइलेंट बैठ जाए मूर्ति की तरह, है ना। लेकिन अगर प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछने का मतलब है कि वो भी चाहता है कि वो आपके साथ जुड़ जाए, वो भी चाहता है कि वो आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, लेकिन कुछ इफ एंड बट्स रह जाते हैं, कुछ किंतु परंतु रह जाती है। तो इसीलिए वो प्रश्न पूछ रहा है, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके प्रश्नों के सटीक उत्तर दे दें और क्लोज कर ले सेल को। एक्सक्यूज मी, राइट। और अगर दूसरे तरह की समस्या हो, सामने वाले की तरफ से कोई प्रश्न ही ना आए, तो क्या करें? कि आपने तो क्लोज कर दी है ना, आप तो आज समय दे दिए हैं, आपने आपने उनको प्लान दिखा दिया, आपने उनको प्रोडक्ट्स पिच कर दी, और सामने वाला कुछ कह ही नहीं रहा बंदा। हमें तो सेल करनी है, वी आर प्रोफेशनल सेल्समैन। तो हमें वहां कुछ ऐसे प्रश्न खुद से पूछने हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सामने वाला बाध्य हो जाए, जिसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं, एक को क्लोज एंडेड प्रश्न कहते हैं, एक को हम ओपन एंडेड कहते हैं। एक ऐसा प्रश्न पूछे जिसका जवाब ही खत्म हो जाए, वहां पे एक शब्द में जवाब दे दे, या वो जवाब खत्म हो जाए, तो क्लोज एंडेड, कन्वर्सेशन कंटिन्यू ना हो।
और एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि आप सामने वाले से जब प्रश्नवाचक मुद्रा में कुछ पूछते हैं ना, तो सामने वाला फिर जवाब देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन जब प्रश्न आपको ऐसे पूछने हैं ना जिससे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए, ऐसा नहीं कि एक शब्द में ही वो खत्म हो जाए। आपने उनसे पूछा फॉर एन एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम रमेश है, बात फिर खत्म हो गई। भाई अब रमेश है बोल के वो दिन भर तो बात नहीं कर सकता ना। आपने जो प्रश्न पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या है, सामने वाले ने बोला मेरा नाम रमेश है, बात खत्म हो गई। आप इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि भाई साहब आपका क्या विचार है, 2024 में किसकी सरकार बनेगी, तो इसका जवाब वो एक लाइन में नहीं दे सकते। फिर वो कुछ बोलेंगे, वो बोलेंगे मोदी जी की सरकार बनेगी, फॉर एन एग्जाम्पल। तो आप पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी की सरकार बनेगी, तो फिर वो एक्सप्लेन करेंगे। फिर उस उनके एक्सप्लेनेशन में किसी एक पॉइंट को आप पकड़ के, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये ऐसा ही होगा, इसके विपरीत क्यों नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना। ये मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देने की बात कर रहा हूँ कि ओपन एंडेड बातें कैसे कर सकते हैं। तो आपको जो बातें करनी है वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें करनी है। जैसे एक बड़ा कॉमन सा आंसर है कि जब सामने से कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, सामने वाला बंदा चुपचाप बैठा हो, तो आप उसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा सर आपको हमारे प्लान में क्या अच्छा लगा, या आपको हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको ये नहीं पूछना कि आपको अच्छा लगा या खराब लगा। अगर उसने बोल दिया मुझे खराब लगा, फिर ये क्लोज हो जाएगा कन्वर्सेशन, खराब लग गया, बात खत्म। आपने पूछा कि प्लान कैसा लगा, उसने बोला बेकार है, वाहियात प्लान है। आपने पूछा प्रोडक्ट कैसा है, उसने बोला खत्म, फालतू प्रोडक्ट है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने उससे पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा, कुछ तो अच्छा लगा होगा ना, तो आपको बताएगा कि भाई मेरे को आपके प्रोडक्ट में नोवा में ना मेरे को अच्छा लगा कि इसके अंदर मैंगो स्टीन है। तब आप फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा आपको मैंगो स्टीन ही क्यों अच्छा लगा, इसके अंदर तो अश्वगंधा भी है, इसके अंदर तो हमारा साइबेरियन जिनसेंग भी है, इन इन हर्ब्स के भी तो बहुत फायदे हैं। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? अगर आपने प्लान की बात करी, तो आपने प्लान दिखा दिया, आप सामने वाला चुपचाप बैठा कुछ कह ही नहीं रहा है। तब आप उनसे पूछेंगे सर आपको प्लान में क्या अच्छा लगा, कुछ तो अच्छा लगा होगा ना। तो उन्होंने बोलेंगे हाँ यहाँ वीकली पे आउट है, ये मेरे को हर महीने हफ्ते पैसे मिलते हैं, ये मुझे अच्छा लगा। तो आप बोलेंगे सर हर महीने पैसे मिलते हैं, ये तो अच्छा लगा। देखिए हमारा ना रिट्रीट प्रोग्राम भी आपको अच्छा लग सकता है, और कहीं पे ये रिट्रीट प्रोग्राम नहीं है। हम लोग साल में 4 बार आपको रिट्रीट प्रोग्राम देते हैं। क्या आपको बाहर घूमना अच्छा नहीं लगता? क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आप 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाएं कंपनी के खर्चे में, और वहां पर आप इंजॉय करें? ये छोटी छोटी बातें हैं। मोटा समझने की जरूरत ये है कि जब आपने किसी को अपने कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया, बताने के बाद आपका जो स्पीच है वो खत्म हो गया, अब सामने से रिस्पॉन्स आने की बारी है, तो सामने से दो ही तरह के रिस्पॉन्स आ सकते हैं। या तो सामने वाला पलट के कोई प्रश्न पूछेगा, या वो कुछ नहीं पूछेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो प्रश्न पूछता है तो ये अच्छा साइन है, क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड बिकॉज इट शोज दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड। तो वो जो प्रश्न पूछते हैं उनके रेलेवेंट आंसर आपके पास होने चाहिए, आप उनकी शंकाओं को, संदेहों को मिटाने में सक्षम होने चाहिए। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर सामने वाला कोई प्रश्न नहीं पूछता है तो आपको कुछ ऐसे प्रश्न उनसे पूछने हैं जो ओपन एंडेड हो, जहां से आगे वार्तालाप किया जा सके, जहां से बातचीत शुरू की जा सके। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आपको प्लान कैसा लगा, प्लान में क्या अच्छा लगा, आपको हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा। ये कभी नहीं पूछना है कि आपको प्लान कैसा लगा, वो बोलेगा फालतू लगा, खराब लगा, बात खत्म हो गई। आपको हमेशा ये पूछना है कि प्लान में क्या अच्छा लगा, जी प्रोडक्ट में आपको क्या अच्छा लगा, कुछ तो अच्छा लगा होगा। तो यहां से हम बातचीत को शुरू कर सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट जो हमें समझने की जरूरत है, जो मैं हमेशा कहता हूं, जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में हो, जब आप किसी क्लोजिंग के कन्वर्सेशन में हो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि बातें बहस में ना परिवर्तित हो जाए। कई बार क्या होता है कि लोग अपने प्लान, अपने प्रोडक्ट के लिए ओवर चार्ज होते हैं, होना भी चाहिए। तो सामने से अगर कुछ नेगेटिव बोला जाता है ना, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, लोग उसको पर्सनल अटैक समझ लेते हैं, और लोग फिर उसको काउंटर करने में लग जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होती है, स्थिति बहस में परिवर्तित हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूं डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन आर्ग्यूमेंट, बिकॉज डिस्कशन इज टू फाइंड आउट व्हाट इज राइट एंड आर्ग्यूमेंट इज टू फाइंड आउट हु इज राइट। बातचीत के दो पहलू हो सकते हैं, या तो डिस्कशन हो रही हो, या तो आर्गुमेंट हो रही हो, यानी या तो बहस हो रही हो, या चर्चा हो रही हो, बातचीत हो रही हो।
जब किसी मुद्दे पे दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो मुद्दा ये होता है कि आइए मिलकर डिसाइड करें कि सही क्या है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब किसी मुद्दे पर दो लोग आपस में किसी कन्वर्सेशन में होते हैं, तो कन्वर्सेशन में दो ही बातें हो सकती है, इधर डिस्कशन हो सकती है और आर्गुमेंट हो सकती है। यानी या तो बहस हो सकती है या बातचीत हो सकती है। जब किसी मुद्दे पर दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं, तो मकसद ये होता है कि पता किया जाए सही क्या है। लेकिन जैसे ही किसी मुद्दे पर दो लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है, तो बात फिर ईगो पे आ जाती है। फिर ये मुद्दा नहीं रहता कि क्या सही है, फिर दोनों आपस में ये साबित करने में लग जाते हैं कि कौन सही है। और जब बात कौन सही है पर आती है, तो कोई भी आदमी हारना नहीं चाहता, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। क्योंकि हम सभी के अंदर हमारा ईगो होता है, आत्मसम्मान होता है, अहंकार होता है, जो हमें सामने वाले के सामने हारने नहीं देता। हमें मन में पता होता है कि हम गलत हैं, लेकिन सामने वाले के सामने कैसे एडमिट कर ले कि हम गलत हैं जी, हम तो बस बहस करते रहेंगे। तो मुद्दा फिर सेल के क्लोजिंग से हट के बहस पे चला जाता है, जिसका कोई फ्रूटफुल नहीं होता। आप वहां सेल क्लोज करने गए थे, आप वहां बहस करने नहीं गए थे। बहस में अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आप हार जाते हैं, और अगर आप हार जाते हैं तो भी हार जाते हैं। क्योंकि बहस में अगर आप हार गए तो आप वो डील ऐसे ही कैंसिल कर पाएंगे, कैंसिल हो जाएगी। और अगर आप उस बहस में जीत जाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो भी आप हार जाते हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान, कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता कि कोई उसे हरा दे। और अगर आपने उसको हरा दिया, तो वो आपके साथ डील तो नहीं करेगा, दैट इज फॉर श्योर। आपने बहस जरूर जीत ली, लेकिन डील हार जाते हैं आप। और आप वहां गए थे बहस जीतने, या आप वहां गए थे डील क्लोज करने? एक सेल्समैन के लिए बहस करना बड़ी खतरनाक चीज है। आपको इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर आप सेल्स के बिजनेस में है तो आपको बहस नहीं करनी है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट माय डियर फ्रेंड, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हमें उनको बहुत टेक्टफुली उनके विचारों को बदलना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली उनके विचारों पे हमला कर देंगे, डायरेक्टली अटैक कर देंगे कि आप गलती पर है, तो हो सकता है कि आप बहस जीत जाए, लेकिन आप सेल हार जाते हैं। फिर आप क्लोज तो कर लेते हैं, लेकिन सेल नहीं आती सर। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत होती रहे, लेकिन बहस ना होती रहे, है ना। अगर आप बहस करते हैं तो फिर सेल्स के प्रोफेशन में दिक्कत है फिर। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लोजिंग की। जैसा मैंने आपको बताया, आपने अपना प्लान, अपना प्रोडक्ट पिच किया। पिच करने के बाद सामने से अगर कोई प्रश्न आते हैं तो अच्छी बात है, आपको रेलेवेंट आंसर देने हैं। प्रश्न नहीं आते हैं तो आपको ओपन एंडेड कन्वर्सेशन शुरू कर दी है। आपको ऐसे शुरुआत करने की प्लान में आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट में आपको क्या अच्छा लगा। जब वो पूछते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि यही क्यों अच्छा लगा, इसके बाद ये क्यों नहीं आया। इसको हम कहते हैं टेक्निकली ब्रिजेस बनाना। बातचीत के आप माध्यम से हम एक दूसरे के बीच में ब्रिज बनाते हैं, एक पुल बनाते हैं। उस पुल के थ्रू क्या होता है कि हमारे अंदर एक रिलेशन डेवलप होता है। और रिलेशन डेवलप होने के बाद बहुत हद तक चांसेस होती है कि सामने वाला आपसे वो सामान खरीद लेता है, या आपका प्लान खरीद लेता है, वो आपके साथ जुड़ जाता है। राइट। अब इसके अंदर और अगर हम लोग टेक्निकली बात करें ना, तो मैं आपको बताऊं, जो क्लोजिंग होती है ना, क्लोजिंग दो तरह से होती है। एक आप लॉजिकल क्लोजिंग कर सकते हैं, एक आप इमोशनल क्लोजिंग कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में क्लोजिंग हो सकती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, इमोशनल क्लोजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट और मोर इफेक्टिव देन लॉजिकल क्लोजिंग। दो तरह के सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं, एक लॉजिकल आंसर दिए जा सकते हैं, एक इमोशनल आंसर दिए जा सकते हैं, है ना। मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितने ज्यादा सेल्स होती है, मैक्सिमम सेल्स जो है ना वो इमोशनल बैकग्राउंड पे होती है। और लोग हमेशा यहाँ ये गलती करते हैं कि वो अपनी सेल को क्लोज लॉजिकल बैकग्राउंड पे करना चाहते हैं, तर्क संगत बातों से सेल को क्लोज करना चाहते हैं। मैं कहता हूं, तर्क संगत बातों पे सेल क्लोज क्लोज करने के बजाय अगर हम उसे भावनात्मक तरीके से क्लोज कर सकें, तो वो ज्यादा आसान होता है और ज्यादा सटीक होता है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो सारे मैक्सिमम इमोशनल बैकग्राउंड पे होते हैं। सुन के शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये डेटा है। अगर आप एमबीए जाएंगे, एमबीए इन मार्केटिंग करेंगे, अगर आप सेल्स के प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे, तो ये आपको बताया जाता है। दुनिया सोचती है कि दुनिया लॉजिक पे चलती है, सर दुनिया लॉजिक पे नहीं, दुनिया इमोशन पे चलती है। लॉजिक्स पढ़ने में, कहने में, सुनने में अच्छा लगता है, मैं खुद लॉजिक का स्टूडेंट हूँ। लॉजिक्स पढ़ने में अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बात जब ह्यूमन साइकोलॉजी की आती है ना, तो लोग
हम सारे भावनात्मक लोग हैं, है ना? डू वी हैव इमोशंस? डोंट वी? हम सारे लोग इमोशन से ही चलते हैं। तो सेल्स भी इमोशनल बैकग्राउंड पे अगर की जाए ना तो जल्दी क्लोज होती है, लॉजिकल बैकग्राउंड पे फिर क्लोज होती नहीं, उसमें मेहनत ज्यादा होती है। और ये बात पूरी दुनिया की एडवर्टीजमेंट एजेंसी, पूरी दुनिया के सेल्स के जितने भी फंडामेंटल्स लोग जानते हैं और सबको पता है कि इमोशनल बैकग्राउंड पे ही सेल क्लोज होती है, लॉजिकल बैकग्राउंड पे क्लोज नहीं होती। हालांकि लोग ये गलती करते हैं कि लोगों को लगता है कि हम लॉजिक दे रहे हैं जी, हमारे प्लान में तो सबसे बढ़िया है जी, हम इतना परसेंट का पे आउट देते हैं, हमारा पे आउट मार्केट में सबसे अच्छा परसेंट, हम कंपनी सबसे ज्यादा परसेंट डिस्पर्स कर रही है, हम तो जी अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसे देते हैं, ये हमारा, ये लॉजिकल है कि हमारी कंपनी अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको 10% पैसे दे रही है, हमारा प्रोडक्ट जी नैनो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ये सारा लॉजिकल बैकग्राउंड है, आप लॉजिक्स देते हैं, दैट इज गुड। लेकिन सामने वाले को लॉजिक नहीं चाहिए सर, लॉजिक सेकेंडरी है। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो भावनात्मक होना चाहिए। ऑब्वियसली लॉजिक एक प्रैक्टिकल चीज है, लॉजिकल होना ही चाहिए, लेकिन शुरुआती दौर पे आप अगर लॉजिकल बैकग्राउंड पे क्लोज करने जाएंगे तो दिक्कतें आएंगी। लॉजिक हमेशा सेकेंडरी होता है, प्राइमरी हमेशा मोटिवेशन, आई एम सॉरी, भावनात्मक होना चाहिए। आपको इमोशनल बैकग्राउंड पे ये काम करना चाहिए। जो पहला तरीका हम क्लोजिंग में अपना सकते हैं उसे हम कहते हैं बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। एक तरीका है, टेक्निकली मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप क्लोज करना चाहते हैं, आपने प्लान दिखा दिया, सामने से प्रश्न आया नहीं आया, आपने ब्रिज बना लिया, प्रश्न आने के बाद अगर सामने वाला राजी नहीं होता है आपके प्लान को लेने में, आपके प्रोडक्ट को लेने में, तो एक क्लोजिंग का तरीका है जिसे हम कहते हैं बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। नाउ हु इज दिस बेन फ्रैंकलिन? आपने कभी यूएस डॉलर देखा होगा, अमेरिका का करेंसी है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर पे एक महानुभाव की फोटो छपी होती है, उस महानुभाव का नाम है बेन फ्रैंकलिन। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो बेन फ्रैंकलिन ने एक सेल की टेक्निक बताई थी, एक क्लोजिंग की टेक्निक बताई थी, उस टेक्निक को बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग कहते हैं। उनकी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी किताब में ये मिलेगा आपको। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, किसी आदमी की शकल अगर अमेरिका के नोट पे, करेंसी पे छपी हुई है तो कुछ तो उनकी महारत होगी, है ना? तो हालांकि ये जाने अनजाने हम लोग करते ही हैं, लेकिन इसका, इस साइंस को हम नहीं जानते। आपको क्या करना, आपको एक पेज लेना है, एक पन्ना लेना है, कॉपी में एक बीच में लाइन खींच देनी है। एक तरफ लिखना है प्रॉफिट, एक तरफ लिखना है लॉस, एक तरफ लिखने हैं फायदे, एक तरफ लिखने हैं नुकसान। और उनको फिर आपसे ये पूछना है कि भाई साहब, जिसको आपने प्लान दिखाया, जिनको आपने प्रोडक्ट पिच किया, आप उनको, अगर वो लेने के लिए राजी नहीं है तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि देखिए, इस प्लान को लेने के क्या क्या फायदे हैं, इस कंपनी से जुड़ने के क्या क्या फायदे हैं, ये मैं एक तरफ लिखता हूं। और इस कंपनी से जुड़ने, अगर आप इस प्लान को ले लेते हैं, अगर आप कंपनी से जुड़ जाते हैं, अगर आप नोवा खरीद लेते हैं, तो आपको नुकसान क्या क्या है, आपको नुकसान आप बताइए, इधर लिखते हैं, और फायदे क्या क्या है मैं बताता हूं, फिर दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। फिर आप उनको फायदे बता सकते हैं कि भाई रेंटस नोवा है, इसका प्राइस कम्पिटिटिव है, इसके अंदर में 12 प्रकार के हर्ब्स हैं, मार्केट में आप जाएंगे तो हर एक हर्ब का, हर एक इंग्रेडिएंट का अलग प्रोडक्ट है, आपको अश्वगंधा अलग से खरीदना पड़ेगा, आपको जिनसेंग अलग से खरीदना पड़ेगा, आपको मंजिष्टा अलग से खरीदना पड़ेगा, है ना? हर एक प्रोडक्ट अलग अलग से मिलता है, लेकिन हमारी कंपनी ने नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ही कैप्सूल में 12 इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं। ये फायदे हैं। नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है अगर आप बाहर खरीदेंगे तो आपको 12 डब्बे खरीदने पड़ेंगे। आप बताइए, आपके हिसाब से इसमें आप खरीदेंगे तो आपको क्या दिक्कत आएगी, नुकसान क्या है? और मैं आपको बताऊं, जब आप टेक्निकली इनसे पूछते हैं ना, तो सामने वाला एक दो से ज्यादा नुकसान बता ही नहीं पाता है। और जब दो नुकसान के सामने आप 10 फायदे लिखते हैं ना, तो आपकी सेल अपने आप क्लोज हो जाती है। आप उनको बताइए कि इस कंपनी के प्लान में जुड़ने में आपका नुकसान क्या, फायदे तो मैंने आपको बता ही दिए कि भाई आपको यहाँ से पैसिव अर्निंग मिल सकती है, आप यहाँ पे एक रेप्लिकेशन करते हैं, अगर आप एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, ये आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली को पैसे दे सकता है, आपको यहाँ रिकॉग्निशन मिलती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, टाइम लीवरेज का बिजनेस है, एक समय के बाद आप काम नहीं भी करेंगे तो पैसे आते रहते हैं, नुकसान कुछ है नहीं क्योंकि आप लगा कुछ नहीं रहे हैं, रिस्क जीरो है। जिस कंपनी से आप जुड़ रहे हैं ये 5.5 साल से चल रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ये सारे प्रॉफिट्स आप बता सकते हैं। आप उनको बोलिए, आप नुकसान बताइए कि इस कंपनी से जुड़ने में आपका नुकसान क्या है। तो नुकसान वो टेक्निकली बता नहीं पाएंगे क्योंकि नुकसान है ही नहीं। नुकसान तो वहां होता है ना जहां आपका कुछ लगा होता है। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं आपकी, आपने कोई 1,50,000 रुपए तो लगाया नहीं, तो जहां कुछ पैसे ही नहीं लगे हैं वहां नुकसान तो हो ही नहीं सकता।
और उनको फिर ये बताइए कि एक सवाल है आपसे कि जिस काम को करने में कोई नुकसान ही ना हो, जिस काम को करने में कोई नुकसान ही ना हो, उसे एटलीस्ट करके देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, है ना? जिस काम को करने में कोई नुकसान ही ना हो, उस काम को एटलीस्ट करके देखना चाहिए कि नहीं? अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। अगर हो गया तो आपको बहुत पैसे आएंगे, नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, आपको एक एक्सपीरियंस होगा, आपके घर से तो कुछ चला नहीं जाएगा, है ना? तो जब आप इस तरह के यूनिवर्सल फैक्ट्स पे बातें करते हैं ना, तो उसको बात समझ में आती है कि बात तो ठीक है कि इस काम को करने में कोई नुकसान ही नहीं है। भाई, आपको बोले आप ये नोवा ले लीजिए, तो कहेगा कि नहीं, नोवा खा के फायदा नहीं हुआ तो हमारी कंपनी 30 डेज का मनी बैक देती है आपको। अगर आप प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है, आप, हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है मनी बैक की। और अगर फायदा हो गया तो, अगर आपकी जो पेट की समस्या है वो दूर हो गई तो, अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिल गया तो, अगर आप इस प्लान से जुड़े, आपको ज्यादा से ज्यादा खराब से खराब क्या होगा, आपको एक भी बंदा आपसे नहीं जुड़ेगा, आपको 1 रुपए नहीं आएंगे, घर से तो कुछ नहीं चला जाएगा ना। लेकिन अगर लोग जुड़ गए तो, काम चल पड़ा तो, बिजनेस शुरू हो गया तो, रनिंग हो गई तो, लाखों रुपए आ गए तो जिस काम को करने में कोई नुकसान ही ना हो, उस काम को करके देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? अगर आपको फ्री में मूवी की टिकट मिले कि भाई एक मूवी की टिकट आ रही है, आप देख के आओ, तो आपका नुकसान क्या है? मूवी अगर अच्छी लगी तो आपका एंटरटेनमेंट होगा, मूवी अगर खराब लगी तो आपके पैसे तो लगे नहीं थे। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन रेस होगा कि जी हमारा 2 घंटा खराब हो गया, तो सर आप प्राइम मिनिस्टर थोड़ी, 2 घंटा तो ऐसे भी खराब ही होने वाला है, आप कुछ करें ना करें समय तो बीत ही रहा है ना। आप अगर कुछ ना करें, आप मूवी नहीं देखेंगे तो समय रुका रहेगा, वो समय तो ऐसे भी निकल ही जाना है। आप अगर इस बिजनेस को ट्राई नहीं करेंगे तो आपका दिन तो बदलेगा ही ना। आज है 25 जनवरी को हम बात कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में इंटर करेंगे तो भी 26 जनवरी हो जाएगी, अगर आप इस बिजनेस में नहीं जुड़ेंगे तो भी 26 जनवरी हो जाएगी। समय तो अपने गति से चलता ही रहेगा। समय तो आप बचा नहीं सकते ना, कि नहीं जो समय हमने डायरेक्ट सेलिंग में लगाई वो समय हमने स्टोर कर लिया, भाई वो समय हमारा बच गया। समय किसी का बचता नहीं है सर, समय गुजर ही जाता है ना? तो आप इस तरीके से जब उनसे उनसे बातें करेंगे, जब आप बेन फ्रैंकलिन की तरह प्रॉफिट एंड नुकसान, फायदे और नुकसान की कैटेगरी बनाकर बीच में एक लाइन खींचकर उनको बताएंगे, तो यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं, है ना? और क्लोजिंग का एक ही मकसद है कि भाई क्लोजिंग के बिना आपकी सेल्स कंप्लीट नहीं होती सर। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ये काम करते हैं कि भाई हमने प्लान दिखा दिया, अब सामने वाला ही बोलेगा, अब सामने वाला ही जुड़ेगा। ऐसा मत कीजिए। क्लोजिंग के बिना, क्लोजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेल्स, बिकॉज क्लोजिंग के बिना पैसे आते नहीं है। और क्लोजिंग बिना बात के होती भी नहीं। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग अपने आप जुड़ जाएंगे, लोग अपने आप प्रोडक्ट ले लेंगे, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि लोगों के अंदर संदेह आते हैं, कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड अलॉट। लोग अच्छी बातें कम सोचते हैं, बुरी बातें ज्यादा सोचते हैं, है ना? लोगों का दिक्कत क्या है कि लोग अच्छी बात कम सोचते हैं और बुरी बात ज्यादा सोचते हैं। पीपल आर अलॉट फ्रस्ट्रेटेड। तो इसीलिए किसी भी अच्छी चीज पे उनका विश्वास नहीं होता जब तक आप उनको विश्वास दिलाते नहीं है, और ये विश्वास दिलाने का काम ही क्लोजिंग कहलाता है। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं ना, जैसा मैंने आपको बताया, विश्वास दिलाना। लोग, एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी को कंपनी का प्लान दिखाने जाते हैं या कोई प्रोडक्ट पिच करने जाते हैं ना, तो लोग सब, जैसे मैंने आपको बताया, लोग लॉजिकल रीजंस पे जाते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल बताएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएंगे, ये लॉजिकल रीजन से। लोग लॉजिकल रीजन से नहीं जुड़ते सर, लोग भावनात्मक रीजन से जुड़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई आदमी कंपनी से नहीं जुड़ता, कोई आदमी प्रोडक्ट से नहीं जुड़ता। लोग पहले लोगों से जुड़ते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं। और आपके संग जुड़ने से पैसे नहीं आते, कंपनी से पैसे देती है, प्लान पैसे देती है, लेकिन लोग जुड़ते पहले आपके साथ है। और आपके साथ एक भावनात्मक रिश्ता जब तक नहीं होगा, एक इमोशनल बॉन्डिंग जब तक नहीं होगी, तब तक कोई आपसे जुड़ेगा नहीं। यहाँ लॉजिक काम नहीं करता। आपको उनको भरोसा देना है। आपको उनको क्या करना है? उनको भरोसा देना है कि अरे मैं कर रहा हूं ना, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं तो हूं, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। ये लाइनें मैजिकल है, ये लाइनें जादू की तरह काम करती है। आप उनको एक इमोशनल सपोर्ट देते हो कि यार मैं हूं ना, मैं तो हूं, कर दूंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी ब्रांड के शोरूम में जाइए मोबाइल खरीदने के लिए, या लैपटॉप खरीदने के लिए, या टीवी खरीदने के लिए। आप शोरूम में जाते हैं,
आपने वहां सैमसंग का टीवी देखा, आपने वहां एप्पल का लैपटॉप देखा, आपने वहां एलजी की फ्रिज देखी, कुछ भी सामान आप खरीदते हैं ना, खरीदने के बाद आप सेल्समैन से पूछिए या काउंटर पे जाइए जहां बिलिंग करते हैं, आप उनसे पूछिए। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, लोग जब काउंटर पे पेमेंट करने जाते हैं ना, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। तो काउंटर पे पेमेंट देने के पहले उस कैशियर से लोग, एक 99% लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये लैपटॉप बढ़िया तो है भाई साहब, ये वाला फोन कैसा है, बढ़िया है ना ये फोन। जो आदमी कैश पे बैठा है वो टेक्निकल इंसान नहीं है, उसका काम सिर्फ बिलिंग करना है, पैसे गिनना है, टेक्निकल आदमी नहीं है वो कि वो आपको फोन का स्पेसिफिकेशन बताएगा या लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन बताएगा। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप जेब से पैसे निकालते हैं ना, तो लास्ट मिनट क्लोजिंग जिसको कहते हैं, लास्ट मिनट चेक करते हैं कि भाई ठीक सौदा कर रहा हूं ना, सही प्रोडक्ट तो खरीद रहा हूं ना। तो कैशियर इज द लास्ट पर्सन जिससे लोग 99% लोग जाके ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये वाला शर्ट ठीक रहेगा ना, ये शर्ट ठीक है ना, ये क्वालिटी ठीक है ना, ये मोबाइल ठीक चलेगा ना, ये बढ़िया है ना। जबकि जिस बंदे से आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ही इज नॉट द राइट पर्सन टू आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज वो टेक्निकल बंदा है ही नहीं। वो तो कैश का बंदा है, उसका काम रुपए गिनना है, उसका काम कैश कैश लेने का है। लेकिन 99% साइकोलॉजिकली लोग उससे पैसे देने के पहले ये प्रश्न पूछते हैं। उसका लॉजिकल आंसर क्या होना चाहिए? उसका लॉजिकल आंसर ये होना चाहिए कि वो कहेगा कि मैडम मैं तो सेल्स का बंदा हूं, मैं तो काउंटर पे बैठा हूं, मैं सेल्स का बंदा तो हूं नहीं, मुझे इसके स्पेसिफिकेशन तो पता नहीं है। और दूसरी बात, वो जो प्रैक्टिकल बात कहेगा कि देखिए मैम, इस प्रोडक्ट को हमारा बेचने तक का ही जिम्मेदारी है, बेचने के बाद अगर इसमें कोई समस्या आती है तो आपको कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना होगा, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा वो। आपने एक मोबाइल खरीद लिया, मोबाइल खरीद के आप कस्टमर दुकान से बाहर निकले, मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया, वो दुकानदार आपको एंटरटेन नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा कि सर आपका वारंटी है, आप कस्टमर केयर में बात कर लीजिए, सर्विस सेंटर चले जाइए, हमारा पार्ट यहाँ कुछ भी नहीं है। आपने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, कुछ भी खरीदा, सामान खरीदने के बाद दुकान की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आपको भी पता है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आपको वारंटी क्लेम करना होगा, आपको कस्टमर केयर में बात करना होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल बातें अगर वो अपने काउंटर पे बोलता है ना, तो वो सेल खो देता है सर। वो यहाँ पे एक इमोशनल बात करता है, वो क्या कहता है, अरे मैडम ले जाइए ना, ये वाला सबसे बढ़िया मॉडल है, ये मॉडल ही सबसे ज्यादा बिक रहा है, हम बैठे हैं ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, अरे आपको कोई दिक्कत होगी, हम बैठे हैं। और इस लाइन के सुनने के बाद वो पैसे दे देते हैं। क्या कहता है कैशियर? अरे नहीं मैडम, बहुत बढ़िया चॉइस है, ये जो फोन है ना, ये वाला सबसे ज्यादा बिक रहा है, ये वाला टीवी सबसे ज्यादा बिक रहा है, पिछले महीने हमने सबसे ज्यादा यही वाली टीवी बेची है, इसका कोई कंप्लेंट नहीं है मैडम, बैठिए, और कुछ होगा तो हम बैठे हैं ना। ये जो लाइन है ना, जो कहते हैं हम बैठे हैं ना, ये एक भावनात्मक सपोर्ट देती है, एक इमोशनल सपोर्ट देती है कि हाँ इसने मुंह से कमिट कर दिया, ये कह रहा है कि हम बैठे हैं ना जी, दुकान खोल के बैठे हैं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं सर, आप लेके जाइए। तो सेल क्लोज होती है। गलत तो नहीं कह रहा, रिकॉल करके देखिए। आप काउंटर पे जाके खड़े हो जाइए, 99% लोग पैसा देने के पहले काउंटर वाले बंदे से पूछते हैं, ये ठीक है ना, ये चलेगा तो, ये बढ़िया है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाला मॉडल ठीक चलता है ना, ये पूछते हैं। वो बेचारा वहां बैठा है, उसको ट्रेन किया जाता है, वो बोलता है अरे मैडम हम बैठे हैं जी, ले जाइए, कोई दिक्कत है सर, हम बैठे हैं ना सर, कोई दिक्कत, अरे आपने बेस्ट मॉडल चुना है सर, पिछले महीने सबसे ज्यादा सेल इसी वाले मॉडल की हुई थी। तब जाके क्लोज होती है सेल। सेल्समैन ने आपको कितना समझाया वो मैटर नहीं करता, आपको मॉडल पसंद आया मैटर नहीं करता। जब जेब से पैसे निकलते हैं ना, उस समय जो सामने वाला बंदा कहता है वही मायने रखता है। और सामने वाला बंदा जो है वो कैशियर है, वो कह रहा है हम बैठे हैं ना। उसको पता है कि प्रोडक्ट खराब होगा तो कैशियर क्या कर लेगा, वो तो बोलेगा कस्टमर केयर जाइए, वो तो बोलेगा सर्विस सेंटर जाइए। मगर सेल ऐसे ही चलती है सर, जैसा मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग इमोशनल बैकग्राउंड पे होती है, लॉजिकल बैकग्राउंड पे नहीं होती। आप इमेजिन करिए, आप वो लॉजिकल बैकग्राउंड में बोलता कि जी हमारा जिम्मेदारी खत्म है जी, आप पैसा दीजिए, उसके बाद हमारी आपकी कोई जान पहचान नहीं है, आप कुछ होगा तो कंपनी में जाइए, कुछ होगा तो सर्विस सेंटर जाइए, कुछ होगा तो कस्टमर केयर जाइए। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, उनको वो लगेगा, डाउट क्रिएट हो जाएगा, उनको लगेगा यार ये तो बेच रहा है, ये कह रहा है कि माल पैसा देने का हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि सच तो यही है। तो कई बार सच नहीं बोल के वहां पे आपको एक भरोसा जताना होता है कि हम हैं आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं ना आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्लान दिखाते हैं, जब आप प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसके बाद उनको बताइए कि सर मैं हूं ना, अरे सर मैं आपके साथ हूँ, कोई चिंता की बात नहीं, मिलकर करेंगे, मैं तो कर ही रहा हूँ। और हमारे ऊपर बहुत सपोर्टिव टीम है, हमारे जो अपलाइन है, हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत सपोर्टिव है, आइए ना, मिल के करते हैं, हम सारे लोग आपके साथ हैं। जब ये लाइन बोलते हैं, जब उसे कंधे पर हाथ रखते हैं ना, और कंधे पर हाथ रख के कहते हैं मैं हूं ना,
यहीं पे सारा खेल शुरू होता है। तब उसको लगता है कि हाँ, ये जुड़ जाना चाहिए। एक भावनात्मक ब्रिज बनती है, एक इमोशनल कनेक्शन, एक रिलेशन बिल्ड होता है, और उसके साथ वो बंदा आपके साथ जुड़ जाता है। बंदा तो पहले आपसे जुड़ता है ना, बाद में वो कंपनी का ऑफिस देखता है, बाद में वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, बाद में वो प्लान के ऊपर काम करता है। पहले लोग लोगों से जुड़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये लोगों का व्यवसाय है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है ना। इस बात को हमेशा याद रखेंगे तो क्लोजिंग सही होगी, है ना। इसके अलावा जो दूसरी चीज हम कर सकते हैं, हम सामने वाले को बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, है ना। जैसा मैंने आपको बताया, बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग क्लोजिंग कर सकते हैं, इमोशनल बैकग्राउंड पे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हम उनको कर सकते हैं एक, जिसको हम कहते हैं साइलेंस क्लोजिंग। साइलेंस क्लोजिंग क्या होती है कि आपने अपने प्लान के बारे में बताया, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, और बताने के बाद आप पेन रख देते हो, प्रोडक्ट रख देते हो, और सामने वाले को चुपचाप एकटक देखते हो। इस ये एक साइकोलॉजिकल बॉडी लैंग्वेज है। इस बॉडी, जब आप एक कन्वर्सेशन कंप्लीट करने के बाद, एक पिच कंप्लीट करने के बाद चुप होकर सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर जब देखने लगते हो ना, तो इसका ये मतलब है, उसके सामने ये मैसेज जाता है कि अब बोलने की बारी आपकी है। जी हाँ। आज मैं और आप बातें कर रहे हैं, अचानक मैं बातें बंद करके चुप होकर आपको देखने लगूं, तो इसका मतलब है आपके पास ये मैसेज जाता है कि अब बोलने की बारी आपकी है ना। तो इसे हम साइलेंस क्लोजिंग कहते हैं। और जब सामने वाले को लगता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सामने वाला कुछ बोलता है, और जब कुछ बोलता है तो आप वहां ब्रिजेस बना के उसको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद एक तीसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, रिवर्स क्लोजिंग जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं टेक अवे द अपॉर्चुनिटी। कई बार क्या होता है ना, कि लोगों को जब चीजें डायरेक्टली ऑफर की जाती है ना, तो लोगों के मन में संदेह जन्म लेता है। उनको लगता है मुझे मुझे ही क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा है, इतना लेने के लिए क्यों बोल रहा है, जरूर इसका फायदा होगा। ये बड़ा कॉमन साइकोलॉजी है लोगों के अंदर। जब आप लोगों को कोई ऑफर करते हैं ना, तो जैसा मैंने आपको बताया, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड अलॉट। लोग आपको संदेह की नजर से देखते हैं। जब आप लोगों को बताते हैं इसमें आपका फायदा है, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपका सेहत ठीक हो जाएगा, तो लोग बजाय फल खाने के पेड़ गिनने लगते हैं। उनको लगता है ये इतना क्यों बोल रहा है, इसका क्या फायदा, ये जरूर अपने फायदे के लिए मेरे को समझा रहा है। वो आम नहीं खा के फल पेड़ गिनने में चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि उससे उनको क्या फायदा, वो ये देखते हैं कि कोशिश करने लगते हैं कि ये बंदा जो बता रहा है इसका क्या फायदा है, इतना क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ कि आप जुड़ जाइए, आप ले लीजिए, यानी आपका इसका जरूर कुछ ना कुछ फायदा है ना। इस तरह के सिचुएशन में आपको रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करनी है, जिसे हम कहते हैं टेक अवे द अपॉर्चुनिटी। कई बार चीजें जब लोगों से वापस ली जाती है, तब उसकी उनको अहमियत महसूस होती है। कि आपने, एक तरीका है कि मैं आपको कह रहा हूं जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, एक तरीका है कि मैं आपको कह रहा हूं ले लो ले लो ले लो, मैं कन्विंस कर रहा हूं, और दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं कि छोड़िए, आपके बस की नहीं है सर, मुझे नहीं लगता कि आपसे हो पाएगा, आप नौकरी कर लो सर, 15,000 की नौकरी कर लो। मैं आपको फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कपड़े की दुकान में जाएं, या किसी भी दुकान में जाएं, किसी भी आउटलेट पे जाएंगे, वहां जो सेल्स के बंदे होते हैं ना, वो ट्रेन होते हैं। वो आपको रिवर्स साइकोलॉजी में प्रोडक्ट बेचते हैं। मान लीजिए आपने डिस्प्ले में कोई साड़ी लगी हुई है, या डिस्प्ले में कोई फोन लगा हुआ है, आपने बोला कि भाई वो वाला फोन दिखाना, तो वो क्या कहता है, नहीं नहीं सर, वो आपके बजट में नहीं आएगा, आप ये इधर देख लो सर। उसने क्या किया, उसने आपके ईगो को ठेस पहुंचाई। चार लोग खड़े हैं, चार लोग के भी नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपने बोला वो फोन दिखाओ, वो फोन निकाल के आपको दिखा देगा। आपने बोला वो शर्ट दिखाओ, आपने बोला वो साड़ी दिखाओ, वो आपको दिखा देगा। देखने के बाद आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, इसका कपड़ा ठीक नहीं है, नहीं इसका कलर ठीक नहीं, इसका प्राइस ज्यादा लग रहा है, नहीं नहीं, इस फोन का मॉडल ठीक नहीं है, इसका स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है, फिर आप रिजेक्ट करते हो। लेकिन चार लोगों के बीच में वो कहता है कि सर वो आपके बजट में नहीं आएगा सर, आप दूसरा देख लो। वो आपको, आप मांग रहे हैं, वो आपको नहीं दे रहा, वो मना कर रहा है, उसका काम है देना, वो मना कर रहा है, रिवर्स साइकोलॉजी। आप बोल रहे हो दिखाओ, वो कह रहा नहीं, आप नहीं दिखाऊंगा, वो आपके बजट में नहीं आएगा, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। फिर आपकी ईगो हिट होती है, चार लोग आपको देखते हैं,
आपको लगता है अरे कैसे मेरी, कैसे नहीं, आप बोलेगा अरे वही दिखा, कैसे नहीं होगा जी? बोला सर महंगा है। अरे कितना ही महंगा दिखाओ ना यार, आपको क्या लग रहा है मैं सड़क का आदमी हूँ? फिर आप खरीदते हो। जब आप बहुत ज्यादा चूजी होते हो ना, जब दुकान में जाते हो 4 5 6 8 आइटम निकाल लेते हो, तब उस सेल्समैन को पता है कि यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी काम करेगी। बहुत सारे लोग ऐसे दुकान में जाते हैं, ये शर्ट दिखाओ, वो शर्ट दिखाओ, ये साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ, 10 मॉडल देख लिया फोन का, उसको पसंद ही नहीं आ रहा है। तब सेल्समैन को पता होता है कि इस बंदे को ऐसे नहीं डील करनी है, इस बंदे को रिवर्स साइकोलॉजी से डील करनी है। इससे अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू टेक अवे द अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी आप दे रहे थे अभी तक, अब आपको देनी नहीं है, उस अपॉर्चुनिटी को ले लेना है। आप वहां खड़े हो जाते हैं, आप कहते हैं सर मैंने बेकार ही आपका टाइम खराब किया, मुझे नहीं लगता कि ये काम आप कर पाएंगे। सॉरी, आप करने, इस काम को करने के लिए जैसी क्वालिटी चाहिए ना, वो क्वालिटी आपके अंदर है नहीं। जब आप ऐसा बोलते हैं तो उसको लगता है हर आदमी अपने आप को दुनिया का सबसे चतुर इंसान समझता है, चाहे वो हो कि नहीं हो। हर आदमी को ये गुमान होता है कि ब्रह्मा जी ने उसके जैसा प्राणी धरती पे दूसरा पैदा ही नहीं किया, है ना? तो जब आप उस प्राणी के ईगो को हर्ट करते हैं, जब आप उसको कहते हैं कि आपसे ना हो पाएगा, कहते हैं ना तुझसे ना हो पाएगा भाई, रहने दे, तू नौकरी कर ले भाई, तो उसको लगता है अरे ऐसे कैसे, हम तो चतुर, हम ब्रह्मा जी ने हमसे बढ़िया है तो पड़ोस में कोई इंसान पैदा नहीं किया। तो कहता है अरे क्यों नहीं हो पाएगा? तो आप उसके अपॉर्चुनिटी वापस ले रहे हो, टेकिंग अवे द अपॉर्चुनिटी। बोला नहीं 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 नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा भाई साहब, रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। तब 90% केसेस में क्या होता है ना कि लोग फिर जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो उनको अपना पॉइंट जस्टिफाई करना होता है, उनको अपने आप को प्रूव करना होता है कि नहीं मैं किसी से अलग नहीं हूं, मैं चतुर हूं, मेरे से ये काम हो जाएगा, मैं बिल्कुल कर लूंगा, तुम कैसे कह रहे हो कि नहीं हो पाएगा? मेरे मेरे अंदर भी काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ। जब आप सेल्स की दुनिया में जाते हैं, जब आदमी किसी पर्टिकुलर मॉडल को, जो दुकानदार मना करता है ना कि सर ये साड़ी आप नहीं खरीद पाएंगे मैडम, रहने दीजिए, ये बहुत आपके बजट से बाहर है, तो मैडम बोलती है अब तो यही साड़ी लेंगे। कैसे कैसे मना कर दिया मेरे को? ये सेल्स का पार्ट है, ये क्लोजिंग का पार्ट है, इसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। जब आपने 15 15 मोबाइल फोन देख लिया और कोई पसंद नहीं आ रहा, तो 16वां मोबाइल में बोलेगा आपके बजट का नहीं है सर। और फिर वो 16वां मोबाइल वो आपको बेचता है आपके विल के अगेंस्ट, आपको पता भी नहीं चलता। वो कहता है ये आपके बस में, आपके बजट में नहीं आएगा सर, आप सस्ता देख लो, 4 लोगों के बीच में। फिर आपका ईगो हर्ट होता है, कैसे नहीं मेरे बजट में आएगा? अरे सर आपके बजट में नहीं आएगा सर। अरे बिल्कुल मेरे बजट में आएगा, ईएमआई करा लेंगे, क्रेडिट कार्ड है जी हमारे पास, बजट का कोई बात ही नहीं, तुम दिखाओ तो। फिर वो निकालता है। अब वो आप मना करने में डरता है, क्योंकि अब अगर वो मना करेगा तो दुकानदार फिर बोलेगा सर मैं तो पहले ही कह रहा था कि आपके बजट की नहीं है, आपके बस में नहीं है, आपने बेखाम खा उसको निकाला। अब इस फियर की वजह से वो मोबाइल चाहे उसको पसंद नहीं आए, वो बोलेगा पैक कर दे। चाहे वो 20,000 की बजट लेके गया था, मोबाइल 40 का है, वो बोलेगा ईएमआई करवा दे, वो बोलेगा क्रेडिट कार्ड में ले लेंगे, लेकिन वो लेगा। दिस इज सेल्स माय डियर फ्रेंड्स। तो सेल्स आपको सीखने की जरूरत है। तो तरीका क्या है? पहले हम बेन फ्रैंकलिन की तरह से काम कर सकते हैं, दूसरा हम साइलेंस लॉजिक में उनसे इंट्रोगेटिव होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तीसरा तरीका है कि आप रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेकिंग अवे द अपॉर्चुनिटी, है ना? जब आप देख लिए दे के काम नहीं बन रहा है, तो आप वो अपॉर्चुनिटी लेके काम बना सकते हैं। कि लोग जो है ना, लोग अपने ईगो के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। तो जब उनको लगेगा कि उनकी इज्जत खतरे में है, उनको लगेगा कि उनको डाउन साइज किया जा रहा है, उनको कम आंका जा रहा है, तो लोग अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए फिर वो सेल कर कंप्लीट करते हैं, फिर वो पैसे देते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो आपका प्लान हो, चाहे वो आपका रेनेटस का प्रोडक्ट हो। राइट? मैं समझा पा रहा हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ। टाइम शॉर्टेज है। तो इसके अलावा जब आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए ना कि जब आप सेल कंप्लीट कर रहे हो ना, तो आपके संग उनकी एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जानी चाहिए। अब वो आपके, अगर आपने रिवर्स साइकोलॉजी करी, रिवर्स साइकोलॉजी के अंदर में वो फंस तो गया है, लेकिन अब वो फंस के ले रहा है, अब वो उसका बजट 20,000 का ही था, लेकिन आपने उसको 40,000 का मोबाइल चिपका दिया। अब वो बेचारा थोड़ा तड़प रहा है, लेना भी चाहता है लेकिन फंस गया है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तब आपको क्या करना है ना, आपको उनको भरोसा देना है, सर यकीन मानिए आपने सबसे बढ़िया मॉडल चुना है। यकीन मानिए सर, मान गया सर आपके, आपकी पारखी नजर को। आपने इतने सारे मोबाइल के अंदर जो सबसे बेस्ट मोबाइल है वही आपने चुना है सर, मान गया सर। जब आप ये उनको थोड़ा पॉलिश करते हैं ना, तो उनको थोड़ा रिलैक्स होता है। अब क्या करें, करना पड़ता है ना, दिस इज सेल्स। सेल्स के अंदर में अगर आप लॉजिक पे जाएंगे तो आप कभी सेल नहीं कर पाएंगे।
तो जब आपने अपॉर्चुनिटी ले ली उनसे, टेकिंग अवे द अपॉर्चुनिटी, जब आप उठ गए, आपने समेट लिया, नहीं सर आपसे नहीं हो पाएगा, मेरे को लगता है आपकी तो दिक्कत होगी। कैसे नहीं होगी, लाओ फॉर्म भरता हूँ, ला क्या करना, पैसे देता हूँ, है ना। तब जाके आप उनको थोड़े प्लीज करते हैं, उनको प्लीज करते हैं, थोड़ा उनकी प्रशंसा में शब्द बोलते हैं कि सर मान गया आपको, आपने इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर लिया, ये आपकी लाइफ बदल सकती है सर, आपने पहचान लिया। आपकी जगह कोई साधारण आदमी होता तो वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानता, जिंदगी भर 15,000 की नौकरी करता, लेकिन सर आप 15,000 की नौकरी करने के लिए नहीं बने, आप 20,000 की नौकरी करने के लिए नहीं बने सर। आपको दुनिया को दिखाना, आप एक मिसाल बनने वाले हैं, आपने ठीक पहचान लिया सर। जब आपको थोड़ा प्लीज कर देते हैं तो फिर उसको लगता है कि नहीं, उसकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है। जो घबराया हुआ रहता है, जो उसका बजट खराब हो गया, जो वो नहीं चाहते हुए भी कुछ करने के लिए फंस गया, ऐसा वो जब वो फील करता है तो थोड़ा आप उसको ईज कर देते हैं, फिर माहौल फ्रेंडली हो जाता है, फिर आपकी सेल क्लोज हो जाती है। और फाइनली अगर भाई साहब सेल क्लोजिंग होने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है पैसे मांगने की समस्या। मैक्सिमम लोग पैसे मांगने में हेजिटेट करते हैं कि चलो क्लोजिंग हो गई, समस्या खत्म हो गई, अब बात खत्म हो गई, अब बैठे हैं कि सामने वाला पैसा निकाल के देगा। अब आप सोच रहे हैं कि अब तो मैंने सब कर दिया भाई, उसके सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, सब शंकाएं मिट गई, मैंने रिवर्स साइकोलॉजी भी कर दी, सब कर दिया, और सामने वाला ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, अब ये चुप बैठ जाता, अब सोचता भी पैसे देगा। वो पैसे नहीं देता सर, पैसे आपको मांगने पड़ते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग हेजिटेट करते हैं। पैसे मांगिए सर, उनसे पूछिए सर पेमेंट कैश में करेंगे ऑनलाइन करेंगे। ये मत पूछिए कब करेंगे, ये गलत क्वेश्चन है। फिर वो बोलेगा कल करेंगे, परसों करेंगे, 10 तारीख को पेमेंट आएगी तब करेंगे, जब सैलरी आएगी तब करेंगे, फिर आपका कंट्रोल मीटिंग से चला जाएगा। आपको पैसे चला के मांगने हैं, और आपको मांगने हैं कि अभी देने हैं पैसे। सर पैसे कैश दे रहे हो कि ऑनलाइन कर रहे हो, आपने क्या ऑप्शन दिया? पैसे तो देने ही है, आपने ये नहीं पूछा कब दे रहे हो। कब दोगे तो फिर वो कहानी खत्म हो जाए, फिर कंट्रोल आपका खत्म हो जाएगा। देखिए मीटिंग में दो लोग होते हैं, एक को हम कहते हैं सेंडर और एक को हम कहते हैं रिसीवर। जब तक आप सेंडर हैं तब तक मीटिंग पे आपका कंट्रोल है, जैसे ही आप रिसीवर बन जाते हैं मीटिंग से आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो हमेशा आपको ऐसी बातें कहनी है ना कि जिसमें आप कह रहे हो और सामने वाला सुन, आप हमेशा सेंडर होने चाहिए, सामने वाला आपका रिसीवर होना चाहिए। जैसे ही सामने वाला सेंडर हो जाएगा और आप रिसीवर हो जाएंगे, मीटिंग से आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अगर आपने उससे पूछ लिया कि कब देंगे, अभी तक आप सेंडर थे, अब वो सेंडर हो जाएगा, वो कहेगा जी अभी तो पैसे नहीं है, काम करो अगले हफ्ते आ जाओ, एक काम करो अगले महीने की 5 तारीख को मेरा सैलरी आता है तब आ जाओ। अब कंडीशन लगाने के क्षेत्र आप कंडीशन में नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने उससे प्रश्न पूछ लिया कि कब दोगे, आपका कंट्रोल यहां खत्म हो जाता। अब वो अपने कंडीशन में चल रहा है कि आपने तो पूछ लिया कब दोगे, अब वो कह रहा है जी हम अगले महीने देंगे, आप ही ने तो पूछा था कब दोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए। हमेशा मीटिंग पे आपकी कंट्रोल रहनी चाहिए, आप हमेशा आप ही सेंडर रहने चाहिए, सामने वाला हमेशा रिसीवर रहना चाहिए। आपको पूछना है सर पैसे कैश देंगे या ऑनलाइन करेंगे, यूपीआई पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, कैश करेंगे। तो कहेगा मैं कैसे करूं, नहीं ऑनलाइन ही करेंगे, कैश तो पैसे नहीं है, ऑनलाइन कर देंगे। कितने प्रोडक्ट से आप जुड़ेंगे सर? 640 सीसी से जुड़ते तो बहुत अच्छा होता। 640 सीसी से नहीं जुड़ेंगे? अच्छा तो कितने से जुड़ेंगे सर? 64 सीसी से जुड़ जाइए सर। तो नहीं सर पैसे का बहुत, अच्छा ठीक है 32 सीसी से जुड़, ठीक है 32 सीसी से जुड़ जाइए सर। हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछने हैं कि आपका मीटिंग पे कंट्रोल रहना चाहिए, है ना। और पैसे आपको मांगने पड़ते हैं सर, पैसा अपने मर्जी से कोई नहीं निकाल के देता, मेक इट अ हैबिट। पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो, पैसा मांगने का हैबिट होना चाहिए आपको, बेशर्म हो जाइए। पैसे मांगने की हैबिट में जो बेशर्म होते हैं वो सेल्स की दुनिया में रूल करते हैं, और जिनको पैसे मांगने में हेजिटेट जो फील करते हैं वो सेल्स नहीं कर सकते सर। अगर आप पैसे मांगने में हेजिटेट करते हैं, आप सेल्स नहीं परफॉर्म कर सकते। क्लोजिंग के बाद भी, सेल आपने प्लान दिखाने के बाद भी, प्रेजेंटेशन के बाद भी, क्लोजिंग के बाद भी पैसे आप ही को मांगने पड़ते हैं, पैसा कोई निकाल के नहीं देता। यू हैव टू आस्क फॉर मनी। पैसे दीजिए सर, पैसे दो, ये आपको प्रैक्टिस करना है, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। आईने के सामने अगर आपको हेजिटेशन होता है ना, तो आईने के सामने खड़े होकर दिन में 5 बार किया कीजिए पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। ये हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप सेल्स में हो, पैसे मांगने पड़ेंगे, पैसे से कोई देता नहीं है। और अगर आप ये कर सकते हैं तो आप अपने सेल को क्लोज कर सकते हैं, और अगर सेल क्लोज कर सकते हैं तो आपके घर में वो तमाम खुशियां आ सकती हैं जिसको आपने कभी ख्वाब ख्याल में सोचा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में
सेल्स इज ओनली योर प्रॉफिट, रेस्ट ऑल आर एक्सपेंडिचर। सिर्फ सेल ही आपका प्रॉफिट है, और सेल तभी क्लिनिक आप कंप्लीट कर सकते हैं जब सेल की क्लोजिंग होती है, और क्लोजिंग की कभी पूरी होती है जब आप पैसे मांगते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन माय डियर फ्रेंड। उम्मीद करता हूं आप तक पहुंच पाया हूं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेनेटस, दिस इज योगेश गुप्ता साइनिंग ऑफ। ओवर टू यू परिवेश सर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो। रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस। बहुत सारी जानकारी दी सर आपने, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। जो लोग बिल्कुल नए हैं उन लोगों को एक दिशा मिली है चलने के लिए, एक गाइडलाइन मिली है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी तरह से हम ऐसे सेशंस आपके बीच लेकर आते रहेंगे। आप में से जितने भी लोग नए लोगों को ज्वाइन कराते हैं, प्लीज इस सेशन में लेकर आइए, ताकि उनकी एक नींव बिल्ड हो सके, उनका एक उनके पास एक बेस मिल सके काम को करने का, जानकारी मिल सके। तो यही कह के मैं आज के सेशन को यहीं विराम देता हूँ। कल हम लोग फिर। प्रवेश जी, प्रवेश जी, एक सेकंड में बोलना चाहूंगा। जी सर। आज का सेशन माइंड ब्लोइंग सेशन था, और जिसने भी सुना होगा उसको सेल क्लोज के लिए बहुत बारीकियों से समझाया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू कहना चाहता था थैंक यू बस। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, रॉकिंग रेनेटस अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस। हैव अ नाइस डे।